आपका स्वागत है। आज 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर की जो है पुण्यतिथि है और हम उससे पहले चाहते थे कि जो अम्बेडकरवादी प्रेरणा से काम करते हैं वो एक खास समुदायों के एससी समुदाय भर के नहीं हैं और वो बाबा साहब के अतिरिक्त भी अन्य कई प्रेरणा स्रोतों और आइकॉन्स के माध्यम से काम करते हैं। ऐसे में उसी सोशल बैकग्राउंड के एक और साथी प्रोफेसर निशिकांत कोलगे जी, जो अपने गांधी जी पे जो कास्ट का और अनटचेबिलिटी पे काम है उसके बारे में बहुत गंभीरता से उन्होंने अध्ययन किया है और अपनी बात वो खुल के कहते हैं। निशिकांत जी अपने काम के कारण उन विरले लोगों में से हैं जो एक खुले दिमाग से इन सब चीज़ों पे सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा वे अपनी बात शुरू करें। सभी का नमस्कार। विद्या प्रताप सर का धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक दलित स्कॉलर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि जनरली लोग मुझे गांधी एक्सपर्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं और मैं आजकल इस बात पर जोर देता हूं कि मुझे एक दलित स्कॉलर की तरह इंट्रोड्यूस किया जाए। और वैसे मैं आजकल गांधी पर काम करना कम कर दिया और लगभग बोलना भी बंद कर दिया हूँ। मैं अम्बेडकर पर मैंने एक काम करा हूँ जो इसी तरह का है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर समय हो तो उसे जरूर पढ़ें। वो EPW में एक मेरा आर्टिकल छपा है, इज अम्बेडकर प्रेजुडिस अगेंस्ट ट्राइब अ सेटल्ड मैटर, मॉन्यूमेंट ऑफ एकेडमिक केयरलेसनेस। तो मैंने बताया हूँ उसमें कि किस तरह से कुछ प्रतिष्ठित अध्यापकों ने की केयरलेसनेस की वजह से ये बात स्थापित हुई कि अम्बेडकर जो है आदिवासियों के प्रति पूर्वाग्रही थे। और आजकल मैं एक अम्बेडकर की बायोग्राफी लिख रहा हूँ, तो मुझे पसंद होता है कि मैं अम्बेडकर पर बोलना पसंद करता हूँ, पर विजय प्रताप जी का निवेदन में मना नहीं कर पाया। मैं कई मंचों पर कई बार ये बातें बोल चुका हूँ, इसीलिए मुझे बहुत रिपीटेटिव लगती है। इस बार मैंने थोड़ा फॉर्मेट बदलने की कोशिश करी। ये बात सच है कि गांधी पर जाति और जाति अनटचेबल की बात हम बिना अम्बेडकर और दलित और दूसरे क्रिटिकों की बात किए हुए बिना हम शुरू नहीं कर सकते। पहला जो सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा है तो हमारे कुछ दलित स्कॉलर के बीच में, वो ये है कि गांधी जो थे उन्होंने जो है दलितों को पृथक निर्वाचन जो है उससे वंचित करा है, इसीलिए जो है वो दलितों को राजनीतिक अधिकार नहीं देना चाहते थे। इस विषय पर सबसे ज्यादा मुझे लगता है इस बात को लेकर जो है गांधी के आगे जो कड़वाहट है और जो है उसमें, पर मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड को हमें फिर से देखने की जरूरत है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। इतना ही नहीं, गांधी की जो जिस तरह उन्होंने उस अनटचेबिलिटी और कास्ट के इशू को आर्टिकुलेट करा था, उस पर भी लोगों को न केवल दलित स्कॉलर बल्कि जो दलित विषय से सेंसिटिव स्कॉलर है उनके भी जो है मतभेद है कि वो जिस तरह से इसे एक सामाजिक मुख्यतः धार्मिक इशू बनाते हैं और वो कहते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस बात पर उनका जोर है। इस तरह का जो उन्होंने आर्टिकुलेशन किया है उस समस्या का, अनटचेबल प्रश्न का, उस पर भी काफी आलोचना उनकी की जाती है। यहाँ तक कि उनके मेथड्स पर भी जो है प्रश्न उठाए जाते हैं कि किस तरह वो जो एक राज्य के हस्तक्षेप का वो विरोध करते थे समस्याओं में। वो चाहते थे कि समाज ही इस
समस्या का समाधान। समाज में भी वो ये नहीं चाहते थे कि गैर हिंदू लोग जो है इसमें भाग ले। हिंदू और हिंदू में भी मुख्यतः वो चाहते थे कि उच्च जाति के लोग जो है इस कार्य को करें। इस तरह का जो उनका मेथड था उसको लेकर के काफी आलोचनाएं होती है। यहाँ तक कि उनके जो उद्देश्य है, उनकी इंटेंशन पर भी प्रश्न उठाया जाता है कि वो जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे इस विषय को लेकर। वो एक यथास्थितिवादी थे। और इससे भी आगे जाकर कुछ स्कॉलर्स जैसे अरुंधति रॉय हैं, कांचा अय्या है, ब्रजरंजन मानी है, वो सभी कहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ब्राह्मणवादी थे। जैसे कि मेरे ख्याल से अपना ब्रजरंजन मानी ने लिखा है कि गांधी वॉज ए ब्राह्मण, मोर ब्राह्मनाइज्ड देन एनी अदर ब्राह्मण। और जैसे कि एक अरुंधति रॉय ने एक अपनी डॉक्टर एंड सेंट में भी बताया कि एक किस्सा बताया है कि जब दिल्ली में वो हरिजन बस्ती में रहते थे, वहां कोई उनको खाने के लिए देता था दलित, तो बोलते थे कि इस बकरी को खिला दो, उसके वजह से मैं। और इसके अलावा भी वो बार बार ये कहते हैं कि मैं जाति में विश्वास करता हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ। जिस तरह का उनका पहनावा था, आश्रम की बातें थी, धर्म की बात, वो पूजा की बात करते हैं। तो वो इस तरह से भी उनकी एक इस तरह की छवि बनती है कि वो एक बहुत कट्टरवादी हिंदू रूढ़िवादी व्यक्ति थे। तो पहले हम एक इन बिंदुओं को लेकर मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म कर दिया जाए। तो ये जो एक धारणा है कि पहले क्या व्यक्तिगत रूप से भी गांधी जो इस तरह के रूढ़िवादी थे, उनके विचारों में कोई प्रोग्रेसिव एलिमेंट था या नहीं। तो जैसे अगर हम जाति के प्रश्न पर देखें तो जो मुख्य मुद्दे हैं कि वो अंतर जाति भोज करते हैं, यानी अंतर जाति विवाह करते नहीं। तो गांधी का उसमें अपना व्यक्तिगत क्या स्टैंड है। तो हम सब ने स्टोरी सुनी कि बचपन में उन्होंने तो एक मुस्लिम मित्र के साथ कुछ 6-7 बार नॉन वेज भोजन खाया था। उनको लगता था उसके अलग रीजन है वो। और जब वो लंदन में थे तब भी वो क्रिश्चियंस फ्रेंड्स के साथ वो खाना खाया करते थे। और जब वो साउथ अफ्रीका में थे वहाँ भी वो क्रिश्चियंस के साथ और अनटचेबलों के साथ, दलितों के साथ, हर जाति धर्म के लोगों के साथ वो खाना खाया करते थे। इवन उनके आश्रम में भी जो है सहभोज था। और उन्होंने खुद एक दलित लड़की को गोद लिया था, लक्ष्मी जिसका नाम था, उसके साथ वो एक बहुत ही मार्मिक कहानी जो है। अभी मैंने खेर मोड़े की अम्बेडकर की जो बायोग्राफी में पढ़ी है, उसमें एक वो नरेट कर रहे हैं कि लक्ष्मी जब मुंह में एक आलू लेकर, उबला लेकर आलू लेकर आती है और वो बोलती है कि बापू आप इसमें से खाओगे। तो वो जो दलित वहां पर बैठे हुए थे लीडर, वो बहुत सरप्राइज थे, वो देखना चाहते थे कि गांधी का इस पर क्या रिएक्ट होगा। और उनके अनुसार खेर मोड़े, ये अम्बेडकर के बायोग्राफर, वो ये कहते हैं कि गांधी वो जो है उस जो लक्ष्मी के मुंह से आधा आलू लेकर खाते हैं। और जब वो सेवाग्राम आश्रम में थे, एक दलित लड़का था, वो जो है उनके खाना बनाने का और उनके व्यक्तिगत देखभाल करने की कार्य करता था। अगर आप इन अंतर तो इस बात से, और इवन जो हमारे अभी भी कई भारतीय हिंदू घरों में ये माना जाता है कि महिलाएं जो है अपने मंथली पीरियड्स के समय वो अपवित्र हो जाती है, उनको किचन में और पूजा घर में जाने नहीं दिया जाता। गांधी इस बात पर नहीं मानते थे। वो इस तरह की भी अनटचेबिलिटी में किसी तरह का विश्वास नहीं रखते थे। वो हमने ऊका की भी कहानी सुनी है कि उनके घर जो लैट्रिन साफ करने आता था। ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हैं जो ये कहते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में वो किसी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं मानते थे और किसी भी तरह का वो जो खाने में भेदभाव नहीं करते थे, और वो सभी के साथ जो सहभोज करते थे। इवन अंतर जाति विवाह के मामले में भी, अंतर रिलीजन विवाह में भी। तो जब वो साउथ अफ्रीका में थे, उनके जो क्रिश्चियन मित्र थे, उन्होंने जूस महिला से शादी करी थी। गांधी ने उनके लिए जाकर विटनेस दिया था। वो कपल उनके घर में खुद रहा था, और जब वो आश्रम में शिफ्ट हुए थे तो वो भी उनके साथ आश्रम में रहा था। उन्होंने 1900 ये
1927 की बात है, 1927 की, जब अपने खुद के एक बेटे की शादी दूसरे सेम वर्ण में, लेकिन दूसरे सब कास्ट में उन्होंने शादी करी थी आश्रम में। और उन्होंने जो उस समय कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि बाहर लोग अभी इस तरह के रिफॉर्म को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। ये आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात के लिए श्योर करें कि जो शादियां हो वो एक जात के बीच में ना हो। ये 1927 की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 32 में उन्होंने अपने बेटे की शादी जो है एक ब्राह्मण सी राजगोपाली के साथ करी। उससे ज्यादा उन्होंने जो दलित लड़की जो गोद ली थी लक्ष्मी, उसके लिए उन्होंने खुद ढूंढ कर जो है एक ब्राह्मण लड़के के साथ उनका उनका उसका विवाह किया। तो व्यक्तिगत रूप से अंतरजातीय विवाह को लेकर भी वो ऐसा लगता है कि खुले विचार। और अगर हेरिडिटी ऑक्यूपेशन की भी बात करें तो उन्होंने, उनकी जो बायोग्राफी की पहली लाइन ये कहती है कि 3 पुश्तों से मेरे मेरे परिवार ने किसों ने जो ट्रेडिशनल जॉब है वो नहीं करा, उन्होंने खुद नहीं करा, उन्होंने अपने किसी बच्चों को नहीं कहा, किसी अपने उनके आश्रम में स्कूल थे, साउथ अफ्रीका में भी स्कूल थे जो सभी जातियों के लिए खुले हुए थे। और सेवाग्राम सॉरी साबरमती में भी स्कूल था, वो भी सभी के लिए खुला था। वहाँ कहीं जो है ये शिक्षा नहीं दी जाती थी कि आपको अपने जाति के अनुसार ही कार्य सीखना, जो है उनको स्किल दी जाती थी सारे कामों की, लेकिन ये एम्फेसाइज नहीं था कि आपको अपने जाति के अनुसार ही अपनी स्किल पेशा अपनाना है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिससे ये पता चलता है कि वो जाति को लेकर बहुत प्रगतिशील थे। जैसे कि जब वो इंग्लैंड पढ़ने जाना चाहते थे तो उनके जाति के लोगों ने एक मीटिंग करी थी और ये कहा था कि अगर आप इंग्लैंड पढ़ने जाओगे तो आपको जात बाहर कर दिया जाएगा। जबकि वो काफी यंग थे उस समय, तब भी उन्होंने कहा कि मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ने जाऊंगा। जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने, उनके समय जब इस तरह की वो चोटी रखी जाती थी, अभी भी कुछ लोग रखते हैं, 3 फर्स्ट 3 वरना, वो उन्होंने काट दी थी। उन्होंने अपना जनेऊ भी फेंक नहीं दिया था, उन्होंने कहा छूट गया था। ये उन्होंने लिखा कि वो जब वो टूट गया फिर मैंने उसकी चिंता नहीं करी कि दोबारा। लेकिन उनके जो मगन लाल, जो उनका भाई चचेरा भाई था, वो उसको बहुत रिलीजियस तरह से पहन रहा था, तब उसको भी उन्होंने उसे उतरवा दिया और कहा कि ये सब चीजें जो है की आवश्यकता नहीं है। और उसके अलावा भी जो ये समस्याएं हैं जो समझ में आता है कि इस तरह से कि वो एक व्यक्तिगत रूप से इतने ज्यादा रूढ़िवादी नहीं थे कुछ चीजों को लेकर, जिससे ये थोड़ी और इमेज मजबूत होती कि वो रूढ़िवादी थे। वो एक बहुत शाकाहारी थे, जबकि उन्होंने किसी पर इस बात को थोपा नहीं है। और दूसरा ये कि वो नियमित रूप से जो है प्रार्थना प्रेयर करते थे। ये एक बातें हैं जो और उनको लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए वो एक रूढ़िवादी व्यक्ति थे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि वो बचपन में वो मांसाहार का ये मानते थे कि मांसाहार जो है, हम लोग शाकाहारी इसी कारण जो है ब्रिटिश से हमको गुलाम बनाए रखा और वो मांसाहार करके हम लोग इनको हरा सकते थे। वो बचपन में इस तरह, वो कहते हैं कि जब वो इंग्लैंड में थे, सिर्फ क्योंकि उनकी माँ को उन्होंने प्रॉमिस करा था इसीलिए वो शाकाहार का पालन करते थे। लेकिन वो ये मन ही मन मानते थे कि मांसाहारी जरूरी है और वो जो है लोगों को इसमें परिवर्तित करेंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ किताब पढ़ी थी, प्ले ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वो पढ़ने के बाद वो जो है कमिटेड वेजिटेरियनिज्म। और उन्होंने ये कहा कि मेरा वेजिटेरियनिज्म का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये जो है मेरी अपनी अहिंसा के प्रति जो है कमिटमेंट उसको लेकर। और वो उसको लेकर भी बहुत उदार थे। जैसे एक और छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूँ कि जब बारादोली में कांग्रेस के समिति की मीटिंग हो रही थी, वहाँ गांधी थे, सारे देश के नेता वहाँ आकर रुके हुए थे और उन्होंने
2-3 दिन बाद वहाँ के एक मुस्लिम मर्चेंट को बुलाया और कहा कि भाई बारादोली के ये हॉस्पिटैलिटी की क्या स्तर है, इतने बड़े-बड़े नेता लोग आपके घर आके शहर में आके रुके, आपने उनको खाने पे नहीं बुलाया। तो वो बोलता सॉरी सर, मैं वो सभी आप बोलिए, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ घर पे। बोले सबको मत करो, सिर्फ जवाहर और मौलाना को कर दो, क्योंकि आश्रम में बोले हम लोग शाकाहारी भोजन देते हैं, उन लोगों को मांसाहार की जरूरत होगी। तो इनको लेकर भी वो काफी उदार थे ऐसे रूढ़िवादी। और प्रेयर की भी जब बात करें तो वो रेगुलर टेम्पल गोअर नहीं थे, वो मंदिर नहीं जाते थे। बचपन से ही उन्होंने लिखा कि उनको ऐसा सुनाई दिया कि मंदिरों में कुछ ठीक से काम नहीं होता है, तो उनका मन वहां जाने में नहीं लगता। वो मूर्ति पूजक भी नहीं थे, वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, उनके आश्रम में भी किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो ये कुछ मैं छोटे उदाहरण देकर बताना चाह रहा था कि व्यक्तिगत तौर पर तो वो जो एक छवि है खासकर गांधी जी की, एक रूढ़िवादी हिंदू सनातनी कट्टर हिंदू थे, वो इस तरह के नहीं थे, वो काफी खुले विचार के थे। इवन उनको मेरे को बात छोटी सी जोड़ देना, ब्रह्मचर्य को लेकर भी उनका इतना आग्रह था, आश्रम में भी वो इसको बहुत कठोरता से पालन करते थे। लेकिन जब एक साउथ के एक रैशनलिस्ट थे, मैं भूल रहा हूँ, वो जब उनके आश्रम में आकर रुके, वो ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने अनटचेबलों के बीच में बहुत काम किया। अपनी बेटी की शादी भी उन्होंने दलित से करी थी, विशाखापट्टनम के थे, उनका नाम ठीक से। तो वो जब आश्रम में आकर रुके तो उनका नाम प्रोफेसर गोरा था। प्रोफेसर गोरा जी, हाँ, थैंक यू हाँ, प्रोफेसर गोरा। तो वो काफी प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने गांधी जी से निवेदन कहा कि भाई मैं अपने पत्नी के साथ ही सोना चाहता हूँ, मैं जो है मैंने अपने को उन्हें सारे सुख सुविधाओं से दूर रखा, इससे मैं नहीं रख सकता हूँ। और गांधी ने उनको परमिट भी करा कि आप जो है भले आश्रम में रह सकते हो, इस रूल के एक्सेप्शन की तरह। तो ऐसे और भी कई तरीके एग्जाम्पल है जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उन पर मैं अभी जाना नहीं चाहता, हमारे पास समय भी इतना नहीं है। तो ये एक जो छवि है मेरे ख्याल से वो एक गलत छवि है, जिसके लिए पार्टली गांधी खुद भी जिम्मेदार है, उनका रहन सहन का तरीका। और दूसरा जो वो बहुत वोकल होकर बोला करते थे कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और मैं जाति व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ। और कुछ समय तक उन्होंने ये भी कहा कि जाति व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं जो है अंतर भोज का और अंतर जाति विवाह का जो है समर्थक नहीं करता हूँ। ये बात भी उन्होंने, तो ये भी एक समस्या है। तो ये किस तरह से ये एक डिफरेंसेस है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए, वो मैंने अपनी, तो मेरा ये कहना था कि अगर आप इसको क्रमबद्ध देखें कि किस तरह गांधी चलते हैं, वो अपनी शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी किताब में ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि उनका जो पहला स्टेटमेंट इंडिया में मिलता है वो यही कहते हैं कि वो जाति में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने आश्रम में एक दलित परिवार को आश्रय दिया था और उस समय जो समस्याएं हुई थी, सारा जो है जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो रुक गया था, आश्रम में भी विद्रोह हुआ था, उनके जो सबसे विश्वास पात्र थे मगन लाल वो भी नहीं रहना चाहते थे, उनको गांधी ने कुछ समय के लिए चेन्नई भेज दिया था। इवन बार ने भी विद्रोह कर दिया था कि वो भी जो है इस परिवार अगर आता है तो उनको उस समस्या की गंभीरता का पता चला कि ये जो है समाज में इतनी आसानी से जो है इन बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड करा, यथास्थितिवादी नहीं थे, कि मुझे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीकों से चलना चाहिए, जो सुधार होगा वो धीरे धीरे और कई चरणों में होगा। मैंने इस तरह फॉर्मुलेट करा कि ही अंडरस्टैंड कि a group of जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदूज वर नॉट येट रेडी टू एक्सेप्ट एनी रेडिकल रिफॉर्म। तो उन्होंने सोचा धीरे धीरे लोग हम जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करते जाएं और उनकी जो है एक्सेप्टेंस भी बढ़ती जाए धीरे धीरे, कि वो जो लोगों से जो है अधिक और रेडिकल रिफॉर्म की मांग कर सके। तो उसी हिसाब से उन्होंने सोचा कि मुझे धीरे धीरे
जो है चरणबद्ध तरीकों से चलना चाहिए। और जब मैंने उनके वक्तव्यों का और कार्यों का जब मैंने अध्ययन करा तो मैंने पाया कि उसमें एक इस तरह का प्रोसेस है, एक तरह की स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने सोचा कि जानबूझकर धीरे धीरे। तो आप ये भी देखोगे कि वो जो सारे कोट है कि मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, वो आपको 15 से 20 ज्यादा से ज्यादा 1922 तक के मिलते हैं। ये वो समय था जब गांधी जो है इस जाति के प्रश्न को एक राष्ट्रीय स्तर पर ला रहे थे और इसका काफी विरोध हो रहा था। और जनरली यही हुआ जाता था कि ये जो है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, अंग्रेजी पढ़कर आए हैं इस कारण है। और उसको काउंटर करने के लिए वो ये कहा करते थे कि मैं जो हूँ सनातनी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। और उन्होंने बहुत ये भी एक माना जाता है कि कुछ स्कॉलर कि वो जो इसके प्रश्न पर अस्पष्टता के प्रश्न पर वो हमेशा डटे रहे, उसमें उसका कोई उनका मत नहीं बदला, लेकिन जाति के प्रश्न पर उनके विचार बदलते रहे। लेकिन मैंने ये पाया कि इवन अनटचेबिलिटी क्या है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है, इसको लेकर उन्होंने समय समय पर बदलाव किया। जो आप देखते शुरुआत में 17-18 तक वो ये बोलते हैं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप दूसरी जाति के साथ मिलकर खाना खाओ, ये भी नहीं कह रहा कि उनके साथ शादी करो, बस ये कह रहा हूँ कि आप ये मानना छोड़ दो कि किसी के छूने से आप अछूत हो जाते हो। ये बोले ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। वो यही कहते बोलते मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, हिंदू धर्म को बचाना चाहता हूँ, और लेकिन आपसे बस यही उम्मीद है। और जब वो देखते, जब एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एक वो मूवमेंट खड़ा करते हैं नॉन कॉपरेशन 1920s में, और जब कांग्रेस जो है लोगों से आग्रह करते हैं कि जवानों से भी कि स्कूल कॉलेजेस छोड़ दो और कांग्रेस जो है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है, तब वो अपना चेंज करते हैं और वो बोलते हैं मैं जब तक सारे राष्ट्रीय स्कूलों में अनटचेबल स्टूडेंट की एंट्री नहीं हो जाती है, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि हमने जो है जो अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। तो वो इस तरह से एक स्तर आगे बढ़ते हैं। वो 27 में जाकर वो जब ये बोलना चालू करते हैं कि जब मंदिर प्रवेश के लिए भी अगर लोगों को, दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, तब तक मैं मानूंगा नहीं कि जो है अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है। फिर वो 32 का एपिसोड आता है और उसके बाद वो जो यात्रा पर निकलते हैं और वो जो एक बृहत नाटक की उनको जो है और हरिजन सेवक संघ का अच्छा, हर डिमांड के साथ वो एक एक संस्था भी बनाते जाते हैं हर बार कि जो वो जो डिमांड कर रहे हैं उस पर काम किया जाए। 32 में फिर वो जो है स्कूल के लिए स्कॉलरशिप स्टार्ट करते हैं कि दलितों को विदेशों में पढ़ाने के लिए भी स्कूलों का निर्माण, उनके फीस का निर्माण करते हैं, मतलब सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सक्षम बना। 40 तक आकर आपको मालूम है कि वो बोलने लगते हैं कि मैं ऐसी कोई शादी ओपनली की अटेंड नहीं करूंगा कि जिसमें एक पार्टी जो है दलित ना। लेकिन मैं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उनके विचारों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। मैं कहता कि ये वो पहले से ही काफी इन मुद्दों को रेडिकल थे, लेकिन वो ये जानते थे कि समाज इन बातों के लिए अभी तैयार नहीं है, तो धीरे। उसकी वजह ये भी एक है कि आप देखिए वो जब वो ये कह रहे हैं अंतरजातीय विवाह का कि एक पार्टी जो दलित ही होनी चाहिए, तब भी वो ये नहीं कह रहे कि मैं जाति को खत्म करना चाहता हूँ या वर्णाश्रम धर्म को खत्म करना। वो कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म में जो भी अच्छा बचा हुआ है, और बोले वर्णाधर्म का तो नाश हो गया है, लेकिन जो अच्छा बचा है उसको बचाने के लिए आपको इस तरह की शादियां करनी। और वो ये कहते हैं कि जो कुछ हिंदुइज्म में जो अच्छा बचा हुआ है उसको बचाने के लिए जो है आपको इस तरह की शादियां करना चाहिए। और उनके आश्रम में शादी होती भी है। एक शादी जो प्रोफेसर जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है, और एक दलित महिला की शादी जो है आश्रम में होती है, और एक दलित जो है उनके जो कुछ रीति रिवाज जो है नॉट एग्जैक्टली वेरी वैदिक जो फुलफिल जो है एक दलित प्रीस्ट करता है। तो आप तो ये देखिए इस तरह से कहना कि वो यथास्थितिवादी थे और या वो उनके कुछ
सिर्फ दलितों को कांग्रेस फूड में अपने पॉलिटिकल पर्पस से लाना चाहते थे, मुझे लगता है ये ठीक आकलन नहीं होगा। वो ये जरूर मानते थे कि एक साथ एक दिन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। समाज को बदलना की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत धीरी और लंबी है और कई स्टेजों से होकर गुजरती है, और इसके लिए जो है उनको सभी लोगों को लेकर चलना चाहिए। ये मेरे ख्याल से आप उनके अगर राजनीतिक आंदोलन पर भी ध्यान देंगे तो उसी तरह का आपको प्रयास दिखेगा। तो शुरुआत से ही ऐसा नहीं है कि क्विट इंडिया मूवमेंट है, पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, फिर आप देखते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है जो उससे थोड़ा ज्यादा आक्रामक है, और फिर जाकर आप भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। तो वो एक बहुत सुलझे और हुए राजनीतिक कार्य थे, वो जो इस धरातल पर क्या हो रहा है इस बात को लेकर और किस तरह से चीजों को वास्तव में परिवर्तन करना है, उस पर वो उनका मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस था। इसीलिए उसको उन्हें इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है अडॉप्ट करने, और तो इसीलिए वो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता काफी, अगर आप उनको रेवोल्यूशनरी नहीं तो एक सुलझे उदार थे, और उन्होंने एक मेरे ख्याल से एक ईमानदार कोशिश करी चीजों को बदलने। कुछ बात उनके आर्टिकुलेशन को लेकर कि किस तरह से वो जो इस समस्याओं को वो बोलते हैं कि जो एक धार्मिक समस्या है, ज्यादा से ज्यादा एक सामाजिक समस्या है, लेकिन एक राजनीतिक समस्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप उनके आजादी के मूवमेंट को भी देखें, शुरुआत उन्होंने कहा कि इसके 3 पिलर है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी और जो है खादी। ठीक है, उन्होंने कभी वर्णाश्रम धर्म को नहीं कहा और उसका प्रचार भी नहीं किया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उनका आर्टिकुलेशन जो था वो इवन जो एक राजनीतिक आंदोलन को भी एक सामाजिक आंदोलन में बदलना चाहते थे। वो उनका जैसे कि जो इसके दूसरे पॉइंट से भी जुड़ा है, उनके मेथड से, जो उनका आग्रह था कि समाज सुधार में राज्य की मदद नहीं लेनी चाहिए, कि ये जो है किसी भी इंडिविजुअल के सोचने समझने की नैतिक कैपेसिटी की एक इंसल्ट है। पीपल आर रैशनली मॉरली कैपेबल, अगर आप उनको समझाओगे, उनको गधे की तरह ट्रीट नहीं करो मार मार के कि किया जाए, तो ये उनका जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ जाति और अनटचेबिलिटी को लेकर नहीं था, इवन राज्य के भी चलाने के इसमें भी वो राज्य को लेकर उसी संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए था। आखिर में वो भी ये चाहते थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और एक सेवा समिति बना दी जाए। अगर उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज होता। और जो पॉइंट में ये बोलना चाह रहा कि वो राज्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति के प्रश्न पर ही राज्य के विरुद्ध में थे, उनकी ओवरऑल जो है फिलॉसफी, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको कि भाई वो ईमानदार नहीं थे, वो उनके मूवमेंट को लेकर सिंसियर नहीं थे, ये आरोप नहीं हो सकता। मेरा भी हो सकता है कि इस बात से पूर्णतः सहमति ना हो कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी जो है इस तरह से मेरे ख्याल से समझने की कोशिश है। मेरे ख्याल से मेरे पास समय कम है, तो मैं अब जो आखिरी मुद्दा है वो पूना पैक्ट पर मैं आना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी बात तुरंत खत्म कर दूंगा। पूना पैक्ट को भी मुझे लगता है कि हमको 2-3 इस मुद्दे को 2-3 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, तो हमको बेहतर समझ हमारी इस विषय पर आ पाएगी कि एक ये कि अंबेडकर का स्वयं का क्या मत था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर, दूसरा कि गांधी का विरोध किन पॉसिबल कारणों से हुआ हो सकता है, और तीसरा कि वाकई में क्या दलितों को, जैसा कि बाद में कांशीराम जी ने आर्टिकुलेट करा कि एक चमचा युग की शुरुआत हुई है और दलितों की जो एक लीडरशिप उभरने की जो संभावनाएं थी वो पूरी तरह खत्म हो गई या नहीं। तो इन 3 भागों में अगर हम अलग अलग करके देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से हमको इस मुद्दे पर बेहतर समझ आ पाएगी।
तो अंबेडकर भी शुरुआत से एम्बिवलेंट थे कि भाई कौन सा जो है मेथड ज्यादा अच्छा है, के अपने कारण से। ये सिर्फ नहीं कि राष्ट्रवादी कारण था कि सेपरेट जॉइंट इलेक्टोरेट बहुत देशभक्ति वाला है, देश को एकता बनाए रखने वाला है, और जॉइंट इलेक्टोरेट तो सेपरेट इलेक्टोरेट ऐसी संभावनाओं को खत्म, ये नहीं है, उनके अपने रैशनल थे। तो शुरुआत में वो जब साइमन कमीशन में तो करीब 32 दलित ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपना मेमोरेंडम सबमिट करा था, जिसमें से करीब 30 ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। 2 लोग ने, जिसमें एक अंबेडकर थे, जिन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट की मांग करी थी, और वो ये कह रहे थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट में माइनॉरिटी को अपना कोटा मिल जाएगा, फिर जो है मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट फॉर्म करती वो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देगी। तो इसीलिए जॉइंट इलेक्टोरेट रहने से वो लोग उसके प्रति हमेशा रिस्पॉन्सिबल बने रहेंगे, और माइनॉरिटी को भी जो है पावर में शेयर मिलेगा। इसीलिए ये उनका लॉजिक था कि जॉइंट इलेक्टोरेट जो है दलितों के लिए बेहतर हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर जब वो फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस में भी जाते हैं, तो तब भी वो यही बोलते हैं, सेपरेट जॉइंट इलेक्टोरेट विद एडल्ट फ्रेंचाइजी, क्योंकि उस समय जो है फ्रेंचाइजी थी वो लिमिटेड थी और दलितों के पास बहुत कम नंबर थे, तो उनका जॉइंट इलेक्टोरेट के साथ वो ये भी मांग कर रहे थे कि एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले भी वो पूना में एक सभा में इसी बात को दोहराते हैं, और ये बस जब होता है कि जब सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी आते हैं और वो इस बात को डिनाई करते हैं कि वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सेपरेशन दलितों का मंजूर नहीं करेंगे, तब जो है अंबेडकर जो है एम्फेसाइज करते हैं कि जो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहिए। लेकिन तब भी उन्होंने बहुत इस बात पर जोर नहीं दिया, किसी तरह का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर चाहते थे, वो सेपरेट भी चलेगा, ज्वाइंट भी चलेगा। लेकिन जब सरकार की तरफ से सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, और फिर गांधी ने जो पूर्ण पे, और मैं ये और भी बताना चाहता, उस समय जिस तरह अभी समझा जाता है, उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट को इतना खतरनाक कि देश हित के विरुद्ध है या इससे इतनी हानि होगी, तब नहीं समझा जाता। इवन जो हिंदू महासभा है, जो हिंदुओं की रिप्रेजेंट करते थे, वो लोग भी ये मानते थे कि ये इतना हानिकारक नहीं है, और मुझे ये लोग प्रचार करते थे कि जिस तरह सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट है लेकिन वो भी हिंदू का पार्ट है, उसी तरह ये भी एक पार्ट होगा। तो वो इतना, इवन नेहरू, नंबूदिरीपाद, वो सब आश्चर्यचकित थे कि गांधी क्यों ये साइड लाइन के एक इशू को इतना महत्व दे रहे हैं, और जिससे कि हमारा नेशनल मूवमेंट जो है डिरेल हो गया है। वो इस बात के लिए गांधी को एक्चुअली उनके लिए इतना कंसर्न नहीं था कि सेपरेट इलेक्टोरेट और जो है जॉइंट इलेक्टोरेट जो कुछ की बहुत बड़ा इशू हो गया है अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट, और गांधी जो है फास्ट करते हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि फिर नेगोशिएशन में जहाँ होता है, जो गांधी अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, जो शुरुआत में कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, अब वो शुरुआत से ही ये ओपन करते हैं कि वो जो है जॉइंट इलेक्टोरेट पर वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अभी अंबेडकर जो है बेहतर पोजीशन में थे, सरकार की तरफ से उन्हें मिल गया था, और वो भी नहीं चाहते थे कि जो उनके समाज को मिल गया है उसको इतने आसानी से जाने दिया जाए। बहुत हार्ड बार्गेनिंग होती है, डिस्कशन होता है, और जो मैकडोनल्ड अवार्ड में जो सीटें, नंबर ऑफ सीटें मिली थी, वो उनके दलित के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट से कम थी। अंबेडकर प्रोपोर्शनेट से ज्यादा मांगते हैं, उसको हिंदू लोग तैयार नहीं होते हैं, फिर वो उससे जितना प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में उड़ने में तैयार हो जाते हैं। और लेकिन उसके बाद जो इशू था कि अंबेडकर इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो बिना कुछ लिए सिर्फ जॉइंट इलेक्टोरेट पर तैयार हो जाए। तो फिर एक फॉर्मूला इजाद किया, अंबेडकर ने कुछ प्रपोज करा था, वो नहीं चला, फिर एक और किसी ने फॉर्मूला प्रपोज करा कि 2 लेवल पर चुनाव होंगे, कि पहले लेवल पर सिर्फ जो है दलित लोग ही दलित का चुनाव करेंगे, और उसके बाद उनमें से 4 लोग जो चुनकर जाएंगे उसको ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलकर चुनाव करेंगे। ये फॉर्मूला जो है अम्बेडकर ने अपने कलीगों के साथ डिस्कस किया, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ तक इस पर भी डिबेट हुआ कि 3 लोग के चुन के जाना चाहिए या 4 लोग चुनना चाहिए या 5 लोग होना चाहिए, और सहमति हुई
कि 4 लोगों को चुनना चाहिए। ये इन 2 बातों पर सहमति हो गई थी। एक तीसरी बात थी जिसको लेकर सहमति नहीं हो पाई, वो ये थी कि ये कितने समय तक चलेगा। ठीक है, अम्बेडकर ये चाहते थे कि कम से कम ये जो है 15 साल तक चले। 15 साल के बाद अच्छा, उसमें मैकडोनाल्ड अवार्ड में इसको 10 साल तक दिया था, 10 साल बाद जो है खत्म हो जाना था। और अम्बेडकर चाहते थे 15 साल चले और 15 साल के बाद जो है मतदान हो दलितों के बीच में, और अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसे करें। गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। अम्बेडकर 10 से ज्यादा के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में गांधी ने कहा 5 साल या मेरी जान, लेकिन अम्बेडकर तैयार नहीं हुए। फिर राजा जी ने फॉर्मूला निकाला कि इस बात को हम छोड़ देते हैं, इस बात को लिख देते हैं कि दोनों जो है समाज आपस में मिलकर ये डिसाइड कर लेगा बाद में कि ये कब तक चलेगा। और इस तरह जो है ये शर्तें निर्धारित होकर यहाँ, तो इसमें देखिए कुछ चीजों पर जो है अम्बेडकर तब सेटिस्फाइड थे। उन्हें लगा कि बहुत ज्यादा जो है नुकसान नहीं हो, और उन्होंने गांधी को धन्यवाद भी दिया कि ये जो है अगर आप यही रुख अपनाते हैं पहले ही, तो आपको ये सब तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो बोला कि मैं सरप्राइज हूँ कि आपने ऐसा क्यों करा, वहां तो आप इतने एडमेंट बने थे और यहाँ जो है आप हमेशा काफी मेरे साथ कोऑपरेट करें। लेकिन जब 37 के इलेक्शन होते, 46 के इलेक्शन होते हैं, तो उसके आधार पर फिर अम्बेडकर का विचार बदलता है और उनका कहना रहता है कि ये जो है दलितों के पक्ष में नहीं है, उनका रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई जो पॉपुलेशन में जो है नॉन दलित ज्यादा है, और जो पहले नंबर पर जो फर्स्ट राउंड में जीत कर आता है उसको आसानी से दूसरे राउंड में हराया जा सकता था। और उन्होंने अपने कुछ तथ्य पेश करे और ये कहा कि ये, और ये उनके अपने में। लेकिन बाद में मुझे जो लगता है ये काशीराम जी ने इसको काफी पॉपुलराइज करे इस आइडिया को। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो आकलन है, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें ये पॉसिबल है कि इवन अगर आपके पास सेपरेट इलेक्टोरेट हो, कि आप सोचो कि एक दलित इंडिपेंडेंट, बाइंग वर्च्यू ऑफ बीइंग ए सेपरेट इलेक्टोरेट, एक दलित इंडिपेंडेंट लीडरशिप उभर कर सामने आती है, इसका मुझे संदेह। मुझे जिस तरह से पॉलिटिक्स काम करती है उसमें भी अलग, डेफिनेटली अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तब भी अलग अलग तरह के विचारों के लोग दलित के अंदर हैं, उधर भी अलग अलग तरीके की पार्टियां बनती, राष्ट्रीय पार्टियों का अपना इन्फ्लुएंस होता। तो लेकिन ये मान लेना मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, कि वाजिब नहीं है कि सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट होने के कारण ही दलितों का एक जो है इंडिपेंडेंट लीडरशिप आ सकती थी। दलितों की कई पार्टियां रही है और उसमें भी कई तरह के विभाजन हुए हैं। तो ये मुझे लगता ये अम्बेडकर के खुद के वक्तव्यों से देखकर भी, और मेरा जो है डेमोक्रेसी की समझ भी ये कहती है कि ये मान लेना मेरे ख्याल से पूर्णतः सही नहीं है कि सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट ही जो है एक इंडिपेंडेंट दलित लीडरशिप का को उभार सकता था। वो वहां पर भी अपनी अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स की संभावनाएं बनी रहती है, वहां पर भी हर तरह के पॉलिटिकल पार्टियों का इन्फ्लुएंस की पॉसिबिलिटी रह सकती है, और लोग अलग अलग लेवल पर अपने अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज कर सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट इस बात को लिए इंश्योर नहीं कर सकता कि ये सब चीजें ना हो। तो ये कह देना कि जो है दलितों को जो है इससे बहुत भारी नुकसान हुआ, मुझे मेरा जो है आकलन जो है वो इसके। अच्छा, गांधी के क्या कारण हो सकते हैं इसको लेकर मैं, अच्छा तो इसी के साथ मैं अपनी बात मेरे ख्याल से काफी समय समाप्त कर दूंगा कि ये देखिए, जो मैंने कहा कि गांधी ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और उनका ये था कि वो ऐसे मूवमेंट की वेट कर रहे थे कि जहां पर वो जो है हिंदू कॉन्शियसनेस को हिला सके, झंझोड़ सके, और एक रेडिकल रिफॉर्म की मांग कर सके। और उन्हें लगा कि ये एक अच्छा इवेंट है कि इसको हम इसको आपस इस तरह से एक ड्रामा क्रिएट किया गया है। जैसे पॉलिटिक्स में हम इस बात को मानते हैं, जैसे कि यहाँ पर काफी काम किया गया है कि जब वो
जब उन्होंने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी तो किस मुद्दे को लेकर की गई थी, किन लोगों को साथ में लेके जाना है, किन किन गांव से होकर ये जाएगी, किस तरह से इसका प्रचार किया जाएगा, ये बहुत प्लान था। ये एकेडमिशियन के बीच में ये एक्सेप्टेड है कि गांधी वाज वेरी प्लान स्ट्रेटेजिक टू मेक दिस अ बिग मेगा इवेंट, कि आप चलोगे, प्रचार होगा, प्रसिद्धि होगी, लोग जुड़ेंगे और इसको जो है। तो उसी तरह से अगर आप इस मूवमेंट को भी देखो तो गांधी मेड इट अ मेगा इवेंट, जहां वो लोगों से रेडिकल रिफॉर्म की मांग कर पाए। ऐसा हुआ भी शुरुआत में, कुछ लोगों ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए, कुछ दलितों और ब्राह्मणों के बीच में भोज भी हुआ, कुछ अलग तरीके के सिंफा हुए, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट के प्रति एक एक्सेप्टेंस बढ़ा। कुछ चीजें हुई वो बाद में जो है सस्टेन नहीं कर पाए, वो गांधी ने भी रियलाइज करा, उन्होंने भी मूवमेंट निकाला, यात्रा निकाली, पैसे इकट्ठे करे, फंड करे, लेकिन वो उतना मूवमेंटम नहीं बन पाया। मैं एक बात बोलकर खत्म कर देना चाहता, क्योंकि मैं कुछ प्रश्न भी लेना चाहता हूँ कि उनकी मेथड्स में समस्याएं हो सकती है, जो मैंने अपने बुक में भी आइडेंटिफाई करा, और है भी। ऐसा नहीं कि उनकी जो समझ थी वो बहुत ही एकदम सही थी, लेकिन मेरा ये कहना कि उन्होंने एक ईमानदार कोशिश करी और समाज में बदलाव लाने के लिए उनकी मेथड का भी एक इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से अम्बेडकर की मेथड है, जहाँ पर दलितों को ऑर्गेनाइज करना और अपने अधिकारों को लड़ाई करने के लिए तैयार करना, उसके अपने फायदे हैं और गांधी के मेथड के अपने फायदे हैं। गांधी के मेथड के अपने नुकसान हैं, उसी तरह अम्बेडकर के मेथड के भी अपने नुकसान हो सकते हैं। तो मैं बस इसी पॉइंट के साथ मैं ये बात खत्म करना चाहता हूँ कि गांधी वॉज नॉट एज ऑर्थोडॉक्स हिंदू, जिस तरह से उन्होंने खुद को और लोगों ने उन्हें समझा। वो एक सुधारवादी, अगर क्रांतिकारी नहीं तो कम से कम सुधारवादी थे, जो ये मानते थे समाज में परिवर्तन कई चरणों से होकर गुजरता है, और जो एक समाज सुधारक है उसे बहुत पेशेंस और बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे चलना पड़ता है, और सभी लोगों को लेकर चलना पड़ता है। धन्यवाद, यहीं पर मैं रुकूंगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।